ठीक है, अब हम डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स पर चर्चा करेंगे। ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कोई सरकारी दफ्तर होगा जहां सिर्फ फाइलें चलती होंगी, लेकिन असल में ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही जरूरी संस्था है। बहुत जरूरी। इसे 1973 में भारत सरकार ने बनाया था। इसका सीधा साधा मकसद था भारत में नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करना। सोचिए 1973 में, जब दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी, तब ये कितना बड़ा काम होगा। बिल्कुल। और इसका काम सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, इसके पीछे दो बहुत बड़े मकसद हैं। पहला, ये पक्का करना कि हमारी फिल्मों को यानी भारतीय सिनेमा को दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पर पहचान मिले। और दूसरा कि दुनिया भर का जो बेहतरीन सिनेमा है वो भारत के लोगों तक पहुंचे। ये एक तरह से टू वे कल्चरल हाईवे बनाने जैसा है। हाँ, मतलब हमारी फिल्में बाहर जाएं और बाहर की फिल्में यहाँ आएं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इनके मुख्य काम क्या क्या हैं? हाँ, इनके कई बड़े काम हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI को ऑर्गेनाइज करना। IFFI भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। ये वो जगह है जहां दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और सिनेमा प्रेमी एक साथ आते हैं। अब इसे भारत का कांस फिल्म फेस्टिवल जैसा समझ सकते हैं। और ये गोवा में होता है? हाँ, हर फिल्म स्टूडेंट का सपना होता है कि एक बार IFFI अटेंड करे। हाँ, वो माहौल, वो फिल्में, वो मास्टर क्लासेस, एक अलग ही दुनिया होती है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा काम है दादा साहब फाल्के अवार्ड के विजेता को चुनना और उसे ऑर्गेनाइज करना। ओ, ये भी यही करते हैं? हाँ, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जब किसी को ये अवार्ड मिलता है तो वो उनके पूरे करियर का सम्मान होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी को मिला, रजनीकांत जी को मिला। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये एक विरासत है। एग्जैक्टली। अच्छा, तीसरा पॉइंट है इंडियन पैनोरामा के लिए एंट्रीज चुनना। ये इंडियन पैनोरामा क्या चीज है, ये थोड़ा समझाएंगी? इंडियन पैनोरामा एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। DFF मतलब डायरेक्टरेट हर साल पूरे भारत से, हर भाषा से सर्वश्रेष्ठ फीचर और नॉन फीचर फिल्मों का एक कलेक्शन तैयार करता है। अच्छा। यही कलेक्शन इंडियन पैनोरामा कहलाता है। ये एक तरह से उस साल की बेस्ट ऑफ इंडिया फिल्मों की ऑफिशियल लिस्ट होती है। ओके। और इन्हीं फिल्मों को फिर भारत की तरफ से दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा जाता है। अच्छा। तो ये एक तरह से फिल्मों की टीम इंडिया है जो वर्ल्ड कप खेलने जाती है। और DFF वो सिलेक्टर है जो टीम चुनता है। कमाल है। सही एनालॉजी है। बिल्कुल। और एक और बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करना। नेशनल अवार्ड्स? हाँ, ये अवार्ड्स बाकी पॉपुलर अवार्ड से बहुत अलग हैं। यहाँ फिल्म ने कितना कमाया ये नहीं देखा जाता, बल्कि फिल्म की आर्टिस्टिक मेरिट, उसकी कहानी, उसकी क्राफ्ट को परखा जाता है। मैंने देखा है नेशनल अवार्ड्स में अक्सर रीजनल सिनेमा का दबदबा रहता है। बिल्कुल। वो फिल्में जिन्हें शायद हम मल्टीप्लेक्स में नहीं देख पाते, उन्हें यहाँ पहचान मिलती है। एक एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड जीतना शायद 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने से भी ज्यादा बड़ी बात होती होगी, है ना? बड़ी बात। क्योंकि ये एक तरह से देश की तरफ से मिला हुआ सम्मान है। लेकिन DFF का काम सिर्फ अवार्ड्स और फेस्टिवल्स तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना। कल्चरल एक्सचेंज मतलब फिल्मों के जरिए दूसरे देशों से रिश्ते बनाना। एग्जैक्टली। इनका मेन मोटो ही यही है, फिल्मों के माध्यम से अलग अलग देशों और संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाना। ये होता कैसे? ये काम ऐसे होता है कि विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनके जरिए भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग करवाई जाती है। सोचिए जर्मनी के किसी शहर में एक इंडियन फिल्म वीक चल रहा है जिसे DFF ने सपोर्ट किया है। वाह, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर क्रिकेट या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन सिनेमा भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टूल हो सकता है। हो सकता है और है भी। एक और चीज जो यहाँ मेंशन्ड है वो है प्रिंट कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। हाँ, ये DFF का एक छिपा हुआ खजाना है। उनके पास फिल्मों का एक बहुत बड़ा आर्काइव है। सरकार ने उन्हें एक ऐसा सेंटर बनाने का निर्देश दिया है जहां फिल्मों के प्रिंट्स को सहेज कर रखा जाए। लेकिन क्यों आज के जमाने में? ये सेंटर उन लोगों के लिए है जो सिनेमा की पढ़ाई कर रहे हैं या फिल्म आर्ट को गहराई से समझना चाहते हैं। मतलब अगर किसी फिल्म स्टूडेंट को किसी पुरानी क्लासिक फिल्म पर रिसर्च करनी है तो वो इस सेंटर में जा सकते हैं? बिल्कुल। आज तो हम YouTube या OTT पे कुछ भी देख लेते हैं, पर उस जमाने की ओरिजिनल चीजों को स्टडी करने के लिए ये एक लाइब्रेरी की तरह है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब कामों को जोड़कर देखें तो DFF का असल प्रभाव समझ आता है। पहला, ये देशों के बीच एक इंटरनेशनल डायलॉग शुरू करता है।
दूसरा, ये भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए कमर्शियल अवसर पैदा करता है। जब कोई फिल्म किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में सिलेक्ट होती है तो उसे विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते हैं, जिससे फिल्म की पहुंच और कमाई दोनों बढ़ती है। और तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, ये ग्लोबल सिनेमैटिक ट्रेंड्स को भारत तक पहुंचाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब IFFI में दुनिया भर की फिल्में दिखाई जाती हैं तो हमारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स देखते हैं कि दुनिया में क्या नया चल रहा है, कहानी कहने के कौन से नए तरीके आ गए हैं। इसका असर धीरे धीरे हमारी अपनी फिल्मों पर भी पड़ता है। सही कहा, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है। सॉफ्टवेयर अपडेट, वाह! ये सुनिश्चित करता है कि इंडियन सिनेमा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और सिर्फ कॉपी न करे, बल्कि बराबरी पर खड़ा हो। तो कुल मिलाकर डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स सिर्फ रेड कारपेट और अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंडियन सिनेमा का एक तरह से गार्डियन, प्रमोटर और दुनिया से जुड़ने का जरिया है। बिल्कुल, ये वो नींव है जिस पर इंडियन सिनेमा की ग्लोबल पहचान की इमारत खड़े होती है। चलिए अब आगे बढ़ते। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये ICHR आखिर है क्या? नाम तो सुना सुना सा लगता है, अक्सर खबरों में भी रहता है। हाँ, और ज्यादातर किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से। सही कहा। तो सोर्स के हिसाब से ये 1972 में बना था, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। मतलब देश को आज़ाद हुए 25 साल हो गए थे, 1971 की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी, एक नया आत्मविश्वास था देश में। बिल्कुल, शायद उसी माहौल में इसकी जरूरत महसूस हुई होगी। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक स्वायत्त संस्था। अच्छा। लेकिन फंड्स आते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, मतलब UGC से। ओहो। ये एक क्लासिक सेटअप है हमारे देश में। हाँ, ये तो है। कहने को आजाद, पर फाइनेंशियल कंट्रोल कहीं और। मतलब वो एक टेंशन पॉइंट तो हमेशा रहता होगा कि ऑटोनॉमी कितनी असल है। बिल्कुल। और इसका मकसद बहुत बड़ा था, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिर्फ इतिहास को बचाना नहीं, उसे बढ़ावा भी देना। और ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था, जहां देश भर के हिस्टोरियंस मिल सकें, अपने आइडियाज डिस्कस कर सकें, अपने काम पर बात कर सकें। एक तरह से इतिहासकारों के लिए एक हब या कह लीजिए अड्डा बनाने की कोशिश थी। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है वो काफी एम्बिशियस लगता है। हाँ, बहुत। पहला ही पॉइंट है कि ICHR को इतिहासकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक हिस्ट्री लिखी जा सके और हिस्ट्री का अनबायस्ड एंड रैशनल इंटरप्रिटेशन हो। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हिस्ट्री कभी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो सकती है? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है और शायद सबसे मुश्किल भी। देखिए, साइंटिफिक हिस्ट्री का मतलब है कि आप एविडेंस बेस्ड बात करें। राइट। आप सोर्सेज को क्रिटिकली एग्जामिन करें, हवा में तीर ना चलाएं। ठीक है। लेकिन अनबायस्ड होना ये लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाला भी तो इंसान है, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उसके अपने बिलीव्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो आएगा ही। बिल्कुल। जैसे घर में कोई झगड़ा हो जाए तो भाई की कहानी अलग होगी, बहन की कहानी अलग। हाँ, बिल्कुल सही एग्जांपल है। वही घटना जिए पर दोनों का इतिहास अलग होगा। हाँ। तो क्या ICHR का ये ऑब्जेक्टिव एक तरह का आइडियल है जिसे सिर्फ पाने की कोशिश की जा सकती है? हाँ, इसे एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह देखना चाहिए। अच्छा। मकसद ये है कि पर्सनल बायस को कम से कम किया जाए, प्रोसेस को इतना मजबूत बना दिया जाए कि इंटरप्रिटेशन रैशनल हो, इमोशनल या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो। मतलब एक गोल पोस्ट की तरह है। बिल्कुल, जिसकी तरफ आपको भागते रहना है, भले ही आप उसे कभी छू ना पाए। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव तो और भी इंटरेस्टिंग है। कौन सा? इसमें लिखा है कि काउंसिल उन एरियाज में स्टडीज को प्रमोट करेगी जिन्हें अब तक निग्लेक्ट किया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और स्पेसिफिकली नाम लिए गए हैं बॉर्डर्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, विमेन एक्सेट्रा। सोचिए, ये 1972 में सोचा गया था। वही तो, आज भी हम इन मुद्दों पे बात कर ही रहे हैं। ये बहुत बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी। उस दौर तक हमारा इतिहास क्या था? राजा महाराजा, लड़ाइयाँ, दिल्ली का सल्तनत, मुगल, फिर अंग्रेज, ज्यादातर पावर स्ट्रक्चर्स की कहानी। एग्जैक्टली। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था? बॉर्डर एरियाज के लोगों की जिंदगी कैसी थी? एक आम औरत का जीवन 500 साल पहले कैसा था? ये सब हिस्ट्री का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। सही बात है। स्कूल की किताबों को ही याद करें तो नॉर्थ ईस्ट से शायद
अहोम साम्राज्य का जिक्र आता था, वो भी बहुत कम। बहुत कम। और महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई या रजिया सुल्तान, मतलब जो इस सत्ता में थी, पर एक आम किसान महिला की कहानी कौन बताता? कोई नहीं। तो आईसीएचआर का मैंडेट था कि हिस्ट्री को एलीट क्लब से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। कैसे? जब आप किसी समुदाय के इतिहास को मान्यता देते हैं तो आप उस समुदाय को देश के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी कदम था। अगले ऑब्जेक्टिव्स भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट है कि नो रीजनल डिस्पैरिटी होनी चाहिए। हाँ। और रिसर्च एफर्ट पूरे देश में बैलेंस्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब था रिसर्च को डेमोक्रेटाइज करना। डेमोक्रेटाइज करना मतलब ये है कि वरना होता ही है कि सारी फंडिंग, सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, सारे मौके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में सिमट कर रह जाते हैं। सही बात है। बिहार या ओडिशा में बैठा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट शायद मौका ही ना पाए, उसे एक्सेस ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आईसीएचआर का काम था ये सुनिश्चित करना कि टैलेंट कहीं भी हो उसे सपोर्ट मिले। और ये सपोर्ट सिर्फ मॉरल सपोर्ट नहीं था। नहीं, साफ साफ लिखा है कि आईसीएचआर फंड्स प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट हासिल करेगा और हिस्टोरिकल रिसर्च को मान्यता दिलवाएगा। पैसे से लेकर पहचान तक हर तरह की मदद। और फिर सबसे जरूरी बात, क्या? जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो उसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। रिसर्च को लाइब्रेरी की अलमारियों में बंद नहीं रखना है, उसे क्लासरूम तक लाना है। बिल्कुल, वरना उस रिसर्च का फायदा क्या? तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और मकसद। पर जमीन पर यह काम कैसे होता है? हाँ। सोर्सेज में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, फेलोशिप्स, जर्नल्स। एक एक करके समझते हैं। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को आप इतिहासकारों का एनुअल फंक्शन समझ सकते हैं। अच्छा। यहाँ नए आइडियाज टेस्ट होते हैं, पुरानी थियरीज को चैलेंज किया जाता है और नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है। बहुत। एक युवा रिसर्चर के लिए किसी बड़े हिस्टोरियन से मिलकर बात करने का एक बड़ा मौका होता है। और फिर आती हैं फेलोशिप्स, जूनियर और सीनियर। हाँ, ये तो लाइफ ब्लड है। किसी भी रिसर्चर के लिए लाइफ ब्लड की तरह है। बिल्कुल। एक पीएचडी स्टूडेंट को अगर फेलोशिप मिल जाए तो वो आराम से 2-3 साल अपना रिसर्च कर सकता है। हाँ, आर्काइव्स में जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, बिना इस चिंता के कि घर कैसे चलेगा। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ही है जो क्वालिटी रिसर्च को पॉसिबल बनाती है। इसके बिना कई ब्रिलियंट आइडियाज सिर्फ आइडियाज ही रह जाते। और फिर आते हैं जर्नल्स। हाँ, इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू इंग्लिश में और इतिहास हिंदी में। ये एकेडमिक वर्ल्ड की करेंसी है ना? बिल्कुल। इनमें पब्लिश होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से क्वालिटी का स्टैंप है। पीयर रिव्यूड होता है सब कुछ। मतलब जो रिसर्च हुआ वो इन जर्नल्स के थ्रू दुनिया तक पहुंचता है। करेक्ट। और हिंदी में भी जर्नल होना ये दिखाता है कि भाषा को लेकर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। हाँ, ये भी डेमोक्रेटाइजेशन का हिस्सा है। और आखिर में लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। हाँ। आज हमारे पास गूगल है, पर उस जमाने में यही रिसर्च का खजाना हुआ करते थे। बिल्कुल। और रीजनल सेंटर्स भी। हाँ, बेंगलोर में साउथ के लिए और गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये दिखाता है कि वो रीजनल बैलेंस वाली बात सिर्फ कागज पर नहीं थी, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जमीन पर भी सेंटर्स खोले गए। गुवाहाटी में सेंटर होना अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर देखें तो आईसीएचआर को एक बहुत ही बड़े और जरूरी विजन के साथ बनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं। इसका काम सिर्फ पुरानी घटनाओं की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि हम एक देश के तौर पर अपने अतीत को कैसे देखते, समझते और लिखते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, सोर्सेस कहते हैं कि आईसीएचआर का एक मकसद अनबायस्ड हिस्ट्री को बढ़ावा देना है। हाँ। और दूसरा मकसद निग्लेक्टेड हिस्ट्री को सामने लाना है। जब हम किसी निग्लेक्टेड हिस्से पर फोकस करते हैं तो क्या हम जानबूझकर एक तरह का बायस नहीं चुन रहे ताकि पुराने बायस को ठीक कर सकें? That's a fascinating paradox. या तो वैसा ही है जैसे एक झुके हुए तराजू को सीधा करना हो। हाँ, बिल्कुल। उसे लेवल पर लाने के लिए आपको जानबूझकर उस पल्लेड़े पे ज्यादा वजन डालना पड़ेगा जो ऊपर उठा हुआ है। लेकिन जब आप ये कर रहे हैं उस मोमेंट में आप न्यूट्रल नहीं हैं। Exactly. आप एक्टिवली एक साइड ले रहे हैं ताकि बैलेंस रिस्टोर हो सके। फैक्ट्स की सिंपल खोज से आगे बढ़कर जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई बन जाता है। शायद आईसीएचआर जैसी संस्था का असली मकसद एक मिथिकल व्यू फ्रॉम नोवेयर हासिल करना है ही नहीं। तो फिर क्या है? शायद इसका असली काम यह सुनिश्चित करना है कि कॉन्वर्सेशन में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स शामिल हों। खासकर वो आवाजें जिन्हें सदियों से दबाया गया है। सच फिर कोई एक अकेली कहानी नहीं रह जाता, बल्कि वो इन सभी कहानियों का कॉम्प्लेक्स, कॉन्ट्रडिक्टरी और रिच डायलॉग बन जाता है।
चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स पर चर्चा करेंगे। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक टिपिकल सरकारी दफ्तर की इमेज आती है ना? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ बिल्कुल, लगता है कोई भारी भरकम योजना होगी, फाइलों के ढेर होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये तो किसी खजाने की खोज वाली कहानी जैसा है, इंडियाना जोन्स पर फाइलों और पांडुलिपियों के साथ। हाँ हाँ, कह सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस मिशन की जरूरत पड़ी क्यों? ऐसा क्या हुआ कि अचानक 21वीं सदी में भारत को अपनी हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों की याद आ गई? क्या कहीं कोई बहुत बड़ा खजाना मिला था जिसने सबको जगा दिया? नहीं, ये किसी एक दिन की खोज नहीं थी। एक्चुअली ये एक धीमी और लगातार बढ़ती हुई चिंता का नतीजा था। देखिए, हमारे पास दो बहुत पुरानी और सम्मानित संस्थाएं हैं। ASI और NAI। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इनका काम ही है हमारे इतिहास को संभालना। अच्छा। अब ये लोग जब अपना काम कर रहे थे, कहीं कोई पुरानी हवेली रिस्टोर कर रहे हैं, कहीं किसी स्तूप की खुदाई चल रही है, कहीं पुराने जमाने के दस्तावेजों को सॉर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें लगातार पांडुलिपियां मिल रही थीं। अच्छा, कहाँ से मिल रही थी ये? मतलब ये किसी लाइब्रेरी या म्यूजियम में तो थी नहीं? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात थी। ये हर जगह थी। किसी मंदिर के तहखाने में, किसी मठ की पुरानी अलमारी में, किसी गांव में एक पंडित जी के घर में संदूक के अंदर पीढ़ियों से रखी हुई, किसी पुरानी राजघराने की हवेली की अटारी में धूल खा रही थी। ये भारत का बिखरा हुआ इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। बिखरा हुआ और शायद खत्म होता हुआ भी। बिल्कुल। और ASI और NII को ये एहसास हो रहा था कि यह खजाना उनकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। दीमक लग रही है, नमी से कागज गल रहा है, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को इन्हें पढ़ना आता था वो पीढ़ी खत्म हो रही थी। ये तो वैसा ही है जैसे घर की सफाई में दादाजी का पुराना बक्सा मिले और उसमें उनकी डायरी हो जिसमें उन्होंने 1947 के बंटवारे के बारे में लिखा हो। हाँ, अगर हम उसे पढ़कर संभाले नहीं तो वो सिर्फ एक पुरानी कॉपी बनकर रह जाएगी। वो कहानी हमेशा के लिए खो जाएगी। ये तो पूरे देश के दादाजी का बक्सा मिलने जैसा था। बिल्कुल यही एनोलॉजी है। और उस बक्से में सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसमें आयुर्वेद के वो नुस्खे थे जो शायद अब किसी को नहीं पता, गणित के वो सिद्धांत थे जो शायद किसी और रूप में आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। संगीत की वो रागें थीं जो अब कोई नहीं गाता। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी थी। और जब इन संस्थानों ने सरकार को ये बताया कि हम एक साइलेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहां हमारी बौद्धिक विरासत चुपचाप खत्म हो रही है, तब जाकर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी NMM की स्थापना का फैसला हुआ। तो मिशन शुरू हो गया। अब चुनौती ये थी कि आपके सामने पूरे देश में लाखों दस्तावेज बिखरे पड़े। शुरुआत कहाँ से की जाए? ये तो वैसा ही है जैसे आपको कह दिया जाए कि जाओ भारत में कितने तरह के पेड़ हैं, सबका हिसाब लगाओ। इट मस्ट हैव बीन ओवरवेलमिंग। बिल्कुल। इसीलिए पहला कदम था केओस को ऑर्गेनाइज करना। मिशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाना। ओके। मतलब इससे पहले कि हम उन्हें बचाने या पढ़ने की सोचें, पहले ये तो पता करें कि हमारे पास है क्या, किस हालत में है और कहाँ है। एक तरह से पूरे देश के ज्ञान की एक सेंसस, एक गिनती शुरू की गई। और ये गिनती कहाँ तक पहुंची? क्या आंकड़ा है हमारे पास? हमारे पास जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। इस डेटाबेस में अब तक लगभग 10 लाख पांडुलिपियों की जानकारी दर्ज है। 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स। 10 लाख? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। मेरा अगला सवाल यही था कि इन पांडुलिपियों में होता क्या है? क्या ये सब वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथ हैं या कुछ और भी है? मतलब क्या हमें किसी पुराने व्यापारी का हिसाब किताब मिलता है, या किसी रानी का लिखा खत, या फिर किसी पुराने खानसामा की रेसिपी बुक? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब सिर्फ धर्म ग्रंथ। हाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस डेटाबेस में धर्म और दर्शन तो है ही, लेकिन उसके अलावा विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, आर्किटेक्चर, संगीत, नाटक, कानून, राजनीति। अरे वाह! आप किसी भी विषय का नाम लीजिए, उस पर पांडुलिपियां मौजूद है। हमें जमीन के पुराने सौदों के दस्तावेज मिले हैं, पानी बचाने की प्राचीन तकनीकों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, कपड़े कैसे रंगे जाएं इस पर पूरी किताबें हैं। ये हमारे पूर्वजों की डे टू डे लाइफ का एक आईना है। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज कोई रिसर्चर, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या कैलिफोर्निया में, वो इस डेटाबेस को एक्सेस करके ये जान सकता है कि 15वीं सदी में भारत में लोहे को गलाने की क्या तकनीक थी। हाँ,
ज्ञान तक पहुंच का जो दरवाजा पहले बंद था उसे खोल दिया गया। एग्जैक्टली। इट डेमोक्रेटाइज्ड द एक्सेस टू आवर हेरिटेज। पहले ज्ञान कुछ ही लोगों के हाथ में था, जिन्हें पता था कि कौन सी किताब किस मंदिर के किस कोने में रखी है। अब वो जानकारी सबके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिजिटल हिस्सा। एक तरह से आपने खजाने का नक्शा बना लिया। पर जो असली खजाना है, वो भोजपत्र, वो ताड़ के पत्ते, वो हाथ से बने कागज, उन्हें तो समय खा रहा है। नमी, कीड़े, धूल, इनके दुश्मन तो बहुत हैं। उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही एनएमएम का दूसरा सबसे बड़ा काम है। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का संरक्षण यानी कंजर्वेशन। एक डिजिटल कॉपी बनाना बहुत जरूरी है, वो एक बैकअप है, लेकिन ओरिजिनल को छूने का, उसे देखने का जो एहसास है, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू का कोई मुकाबला नहीं। सही बात है। और यहाँ मिशन एक बहुत दिलचस्प अप्रोच अपनाता है। वो सिर्फ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे डी-एसिडिफिकेशन प्रोसेसेस या फ्यूमिगेशन चेम्बर्स, बल्कि वो स्वदेशी यानी इंडिजिनस तरीकों को भी बराबर की अहमियत देते हैं। स्वदेशी तरीके? ये सुनकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई, जो संदूक में कपड़ों के साथ नीम के पत्ते और लौंग रखती थी ताकि कीड़े न लगें। क्या ये वैसा ही कुछ है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सदियों से भारत में पांडुलिपियों को बचाने के लिए ऐसी ही तकनीकों का इस्तेमाल होता था। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ खास तरह के तेलों का लेप लगाया जाता था जो कागज को फ्लेक्सिबल भी रखता था और कीड़ों को दूर भी। हल्दी का इस्तेमाल उसके एंटी फंगल गुणों के लिए होता था। कागज को एक खास तरह की हर्बल धुनी दी जाती थी। वाह! मिशन इन पारंपरिक तरीकों पर रिसर्च करता है और उन्हें आज के विज्ञान के साथ जोड़ता है। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बचा रहे, बल्कि उस टेक्स्ट को बचाने की परंपरा को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे सोच ये है कि किसी 500 साल पुरानी पांडुलिपि पर कोई बहुत हार्श केमिकल इस्तेमाल करना उसकी ऑथेंटिसिटी को कम कर सकता है। सही है। ये ऐसा है जैसे किसी पुरानी क्लासिक कार पर आप मॉडर्न मेटालिक पेंट नहीं लगाते, आप उसे ओरिजिनल फिनिश देने की कोशिश करते हैं। ये साइंस और ट्रेडिशन का एक बहुत खूबसूरत संतुलन है। ये कंजर्वेशन को एक मैकेनिकल प्रोसेस से उठाकर एक आर्ट फॉर्म बना देता है। ठीक है, तो हमारे पास खजाना है, उसे बचाने के तरीके भी हैं, पर ये काम करेगा कौन? ये कोई DIY प्रोजेक्ट तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो बहुत ही हाई लेवल स्किल्स चाहिए। जब आप किसी को कंजर्वेशन सिखाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? उसे एक वैज्ञानिक बनाना या एक कलाकार? क्योंकि ये दोनों का मिश्रण लगता है। आपका सवाल ही इस काम के दिल तक पहुंचता है। ये वाकई साइंस और आर्ट दोनों है। आपको केमिस्ट्री की समझ होनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि कौन सा केमिकल कागज पर क्या असर डालेगा। और आपके हाथ में एक कलाकार की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही नाजुक चीज पर काम कर रहे हैं। इसीलिए NMM का एक और बहुत जरूरी काम है मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेटर्स की अगली पीढ़ी को ट्रेन करना। और ये ट्रेनिंग सिर्फ फटे पन्नों को जोड़ने तक तो सीमित नहीं होगी। नहीं, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर लिखा क्या है उसे समझना तो एक बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है। शारदा, ब्राह्मी, ग्रंथ, मोड़ी, ये तो नाम सुन के ही लगता है कि इन्हें सीखने में सालों लग जाएंगे। सालों नहीं, कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सच में? आज हमारे देश में बहुत कम लोग बचे हैं जो इन पुरानी लिपियों को पढ़ और समझ सकते हैं। इसलिए मिशन उन लोगों को भी ट्रेन करता है जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ सीधे काम करते हैं, जैसे लाइब्रेरियन, आर्काइविस्ट, रिसर्चर्स। अच्छा। उन्हें इन पुरानी भाषाओं, लिपियों और क्रिटिकल एडिटिंग के मुद्दों पर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग दी जाती है। क्रिटिकल एडिटिंग, ये क्या होता है? मान लीजिए आपको एक ही कहानी जैसे रामायण की 3 अलग-अलग पांडुलिपियां मिली जो 200 साल के अंतर पे लिखी गई हैं। ओके। एक में कोई श्लोक है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में उसी श्लोक के कुछ शब्द अलग हैं। ओके। अब सवाल उठता है कि असली वर्जन कौन सा था? सही बात है। क्रिटिकल एडिटिंग वो डिटेक्टिव वर्क है जिसमें एक स्कॉलर इन सभी वर्जन्स का अध्ययन करके कॉन्टेक्स्ट को समझकर ये तय करने की कोशिश करता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या रहा होगा और समय के साथ उसमें क्या-क्या बदलाव आए। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये टेक्स्ट की पूरी जीनियोलॉजी को समझना है। वाह, ये तो सच में डिटेक्टिव वर्क है। अच्छा, सोर्स मटेरियल में एक और बात पर जोर दिया गया है कि कैटलॉगिंग और कंजर्वेशन को बराबर महत्व देना चाहिए। ये सुनने में तो जुड़ा हुआ ही लगता है। इसमें इतना जोर देने वाली क्या बात है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, आपने बहुत मेहनत करके, लाखों रुपए खर्च करके
एक बहुत नाजुक शीशे की मूर्ति को टूटने से बचा लिया और उसे एक मजबूत बक्से में बंद करके गोदाम में रख दिया। ठीक है। लेकिन आपने बक्से पर यह नहीं लिखा कि अंदर क्या है। अब 50 साल बाद किसी को वो मूर्ति चाहिए तो उसे वो मिलेगी कैसे? वो तो हजारों बक्सों के बीच खो गई। समझ गया। तो कंजर्वेशन उस मूर्ति को बचाना है और कैटलॉगिंग उस बक्से पर लेबल लगाना है ताकि वो मिल सके। बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सही। मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि किस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या जानकारी है तो उसे बचाने का भी क्या फायदा? It's like having the world's best library with no Dewey Decimal System. हाँ, it's practically useless. Precisely. इसीलिए मिशन कहता है कि दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। जैसे ही किसी मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व किया जाए, तुरंत उसकी पूरी जानकारी विषय, लेखक, काल, लिपि, हालत डेटाबेस में दर्ज होनी चाहिए, ताकि खजाना भी सुरक्षित रहे और उस तक पहुंचने का नक्शा भी तैयार रहे। Exactly. दोनों बराबर जरूरी हैं। जाहिर है इस सब में पैसा और टेक्नोलॉजी तो बहुत लगती होगी। हाई रेजोल्यूशन स्कैनर्स, कंजर्वेशन लैब्स, ट्रेन स्टाफ, ये सब काफी महंगा होगा। हाँ, और इसके लिए भारत सरकार उन्हें जरूरी फंड मुहैया कराती है। इस फंड का इस्तेमाल सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी खरीदने और खास तौर पर उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने के लिए होता है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। अच्छा। इसे ट्रियाज कहते हैं, जैसे किसी इमरजेंसी रूम में होता है। जो पांडुलिपि सबसे नाजुक हालत में है, जिसे एक बार भी छूने से नुकसान हो सकता है, उसे डिजिटाइज करने में प्राथमिकता दी जाती है। So it's a race against time. Yes, it's a race against time for the most endangered manuscripts. एक बाढ़, एक आग और सदियों का ज्ञान एक पल में खत्म हो सकता है। तो अंत में इस पूरे मिशन का मकसद क्या? सिर्फ इन दस्तावेजों को म्यूजियम या आर्काइव में सुरक्षित रखना है, या इसे आम लोगों तक, हम जैसे लोगों तक, स्कॉलर्स तक पहुंचाने की भी कोई योजना है? क्योंकि अगर ज्ञान सिर्फ बंद कमरों में ही रह गया तो उसका क्या फायदा? यही इस मिशन का सबसे खूबसूरत और जरूरी हिस्सा है। इसका मकसद ज्ञान को कैद करना नहीं, आजाद करना है। वो चाहते हैं कि पाठक, विद्वान, भाषाविद, इतिहासकार और यहाँ तक कि आम लोग भी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें, इंगेज करें। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण काम जो ये मिशन करता है वो है अब तक अप्रकाशित, मतलब अनपब्लिश्ड पांडुलिपियों के क्रिटिकल एडिशंस और कैटलॉग्स को प्रकाशित करना। अच्छा। सोचकर देखिए, कोई ऐसा ग्रंथ जो 800 साल पहले लिखा गया था और जिसे आज तक मुट्ठी भर लोगों ने ही पढ़ा है, उसे छापकर सबके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल आर्कियोलॉजी हुई। बिल्कुल सही शब्द है। आप जमीन से पुराने बर्तन नहीं, बल्कि विचारों को खोदकर निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स सिर्फ पुरानी धूल भरी किताबों को बचाने का कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये असल में भारत के हजारों साल के इंटेलेक्चुअल कैपिटल को, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखने और एक्सेसिबल बनाने की एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश है। ये हमारी याददाश्त को बचाने जैसा है, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हाँ, ये हमारे अतीत को भविष्य से जोड़ने का एक पुल बनाने जैसा है। और ये एक जिम्मेदार समाज की निशानी भी है। जो समाज अपनी विरासत को नहीं संभालता, वो अपनी जड़ें खो देता है। ये मिशन हमारी जड़ों को सींचने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज पर चर्चा करेंगे। हाँ, यानी आइनटैक। ये एक ऐसा नाम है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। हाँ। किसी पुरानी इमारत पर उनका वो नीला सा लोगो देखा होगा, या शायद किसी अखबार में पढ़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन ये असल में है क्या? सिर्फ एक और एनजीओ या कुछ और? आज इसी पर बात करते हैं। सही बात है, क्योंकि जब हम भारत की हेरिटेज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तुरंत ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हाँ, वही सब ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स आते हैं जिन्हें सरकार, मतलब ASI, प्रोटेक्ट करती है। पर उस हजारों साल पुरानी बावड़ी का क्या, जो हमारे मोहल्ले के कोने में गुमनामी में पड़ी है? उसे कौन बचाता है? हाँ, उसे कौन बचाता है? मेरे ख्याल से आज की हमारी चर्चा इसी गुमनाम विरासत के रखवाले आइनटैक के बारे में। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, और यही आइनटैक के होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा इसके जन्म के बारे में बात करते हैं। अच्छा। इसकी शुरुआत हुई 1984 में नई दिल्ली में। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। 1984 का भारत काफी उथल-पुथल वाला समय था। बिल्कुल। देश में बहुत कुछ चल रहा था। राजनीतिक माहौल, आर्थिक चुनौतियां थीं। उस माहौल में
कुछ दूरदर्शी लोगों ने ये सोचा कि विकास की इस दौड़ में हमें अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहिए। और ये सिर्फ कुछ इतिहासकार या क्या कहते हैं एक्टिविस्ट नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पहली गवर्निंग काउंसिल की लिस्ट देखकर ही समझ आता है कि कितना बड़ा विजन था। कौन कौन थे उसमें? इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, MGK मेनन जो एक जाने माने वैज्ञानिक और प्रशासक थे, अच्छा। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जो भारतीय कला की एक बहुत बड़ी विद्वान थीं, और माधवराव सिंधिया जैसे लोग शामिल थे। अरे वाह, मतलब ये तो टॉप लेवल पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल बैकिंग थी। एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये दिखाता है कि हेरिटेज कंजर्वेशन को राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा माना जा रहा था। ये सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाने की बात नहीं थी। ये देश की कलेक्टिव मेमोरी, उसकी सामूहिक चेतना को बचाने की बात थी। जब देश का प्रधानमंत्री खुद इसकी गवर्निंग काउंसिल में हो तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है। सही बात है, क्योंकि जब ऐसे प्रभावशाली लोग जुड़ते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे भी आसानी से खुलते हैं। हाँ, और फंड्स मिलना भी आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हर शहर में अपनी एक शाखा है, इनके करीब 170 चैप्टर्स हैं भारत में और बाहर भी। लेकिन क्या इससे क्वालिटी कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं आती? मतलब क्या तिरुवनंतपुरम का चैप्टर उसी एक्सपर्टीज के साथ काम कर सकता है जो दिल्ली की कोर टीम के पास है? ये एक बहुत बहुत वैलिड कंसर्न है, और यहीं पर इंटैक का मॉडल दिलचस्प हो जाता है। कैसे? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। दिल्ली की टीम एक तरह से गाइडलाइंस, एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज मुहैया कराती है, लेकिन असली पैशन तो लोकल चैप्टर के लोग ही लाते हैं। वो लोग जो उस शहर में पले बड़े हैं, जो उन इमारतों की कहानियां अपने दादा दादी से सुनते आए हैं। अच्छा। तिरुवनंतपुरम में बैठा कोई व्यक्ति वहां के किसी पुराने मंदिर की अहमियत को दिल्ली में बैठे एक्सपर्ट से बेहतर समझता है। बिल्कुल। तो ये लोकल नॉलेज और सेंट्रल एक्सपर्टीज का एक मिला जुला मॉडल है। अच्छा, तो ये एक तरह से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का ग्लोबल नेटवर्क है जो लोकल रूट से जुड़ा हुआ है, कानपुर से लेके कोची तक और लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक। चलिए, ये तो इसकी बनावट की बात। अब इनके काम करने के तरीके पर आते हैं। हाँ। अगर हम इनके कोर फंक्शंस को देखें तो वो क्या है? ये जमीन पर असल में करते क्या हैं? देखिए, इनके काम को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस काम है स्मारकों और खंडरों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करना, मतलब रेस्टोरेशन। ठीक है। और फिर उनके मैनेजमेंट और रखरखाव में मदद करना। ये और फिर वाला हिस्सा बहुत जरूरी लगता है मुझे। रेस्टोरेशन तो एक बार का काम हो गया, पर उसके बाद का क्या? बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में कोई 200 साल पुरानी बावड़ी है जो कूड़े से भरी हुई थी। इंटाक ने स्थानीय लोगों और नगर निगम के साथ मिलकर उसे साफ किया, उसकी टूटी फूटी सीढ़ियों की मरम्मत की। काम हो गया? नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। अब ये सुनिश्चित करना कि लोग उसमें दोबारा कूड़ा ना डालें, तो कि उसकी नियमित साफ सफाई हो, शाम को लाइटिंग का इंतजाम हो ताकि वो एक सेफ पब्लिक स्पेस बन सके। एग्जैक्टली, जहां लोग आकर बैठ सकें, बच्चे खेल सकें। ये है सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेंस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने बहुत पैसा खर्च करके घर में नया नया पेंट कराया, लेकिन उसके बाद रोज झाड़ू पोंछा ही ना हो। कुछ महीनों में घर फिर वैसा का वैसा। बिल्कुल। तो ये उस बाद वाले काम पर ध्यान देते हैं। अब आते हैं दूसरे मुख्य काम पर, जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस जनरेशन। और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हम अक्सर अपने आसपास की ऐतिहासिक इमारतों के पास से गुजर जाते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि ये कितनी पुरानी है, इनकी कहानी क्या है। ये तो बिल्कुल सच है। मैं कॉलेज जाते हुए रोज एक पुरानी गेट से गुजरता था, कभी सोचा ही नहीं कि ये किसी राजा के किले का हिस्सा रहा होगा। वो बस रास्ते का एक हिस्सा था, एक लैंडमार्क था ऑटो वाले को बताने के लिए। इंटैक इसी टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सोच को बदलना चाहता है। और कैसे करते हैं ये? और इसके लिए वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हैं, जैसे स्कूलों में अवेयरनेस ड्राइव करना या वर्कशॉप्स आयोजित करना। आप कल्पना कीजिए 2 तरह की हिस्ट्री क्लास हो सकती हैं। अच्छा। एक जहां टीचर ब्लैकबोर्ड पर मुगल आर्किटेक्चर के बारे में लिख रहा है और बच्चे बोर हो रहे हैं। दूसरी क्लास जहां इंटैक के लोग बच्चों को पास की ही किसी पुरानी हवेली में ले जाते हैं और वहां उन्हें सिखाते हैं कि देखो, ये जो लकड़ी के दरवाजे पर नक्काशी है, इसे जाली कहते हैं। इसे बिना केमिकल के कैसे साफ करते हैं, देखो। हाँ, ये जो दीवार में प्लास्टर इस्तेमाल हुआ है, ये चूने और दाल का मिक्सचर है, सीमेंट नहीं। अरे वाह। ये इतिहास को छूना और महसूस करना है।
इससे बच्चों में एक ओनरशिप की भावना आती है, वो उस जगह से जुड़ जाते हैं। और कल को अगर उस हवेली को तोड़ने की बात होगी तो शायद सबसे पहले वही बच्चे आवाज उठाएंगे। दिस इज हाउ यू क्रिएट फ्यूचर गार्डियंस ऑफ हेरिटेज। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी कल्चरल कॉन्शियसनेस में, और इसी से जुड़ा है इनका तीसरा काम, हेरिटेज वॉक। हाँ, हेरिटेज वॉक बनाना और उसे सपोर्ट करना। ये आजकल बड़े शहरों में काफी पॉपुलर हो गया है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये शहर के लोगों को अपने ही शहर से दोबारा मिलवाने जैसा है। अक्सर हम अपने ही शहर में टूरिस्ट होते हैं। सही कहा। हमें पता ही नहीं होता कि जिस गली से हम रोज गुजर रहे हैं वहां 150 साल पुराना एक पोस्ट ऑफिस है जो आज भी काम कर रहा है, या उस पुराने घर में कभी कोई मशहूर शायर रहा करता था। सही कहा। हेरिटेज वॉक इसी चीज को बदलती है। जब कोई आपको पुरानी दिल्ली की उन गलियों में ले जाता है जहां हर दरवाजे की एक कहानी है, या लखनऊ में आपको पुराने इमामबाड़ों के अनसुने किस्से सुनाता है, तो आपको एहसास होता है कि आपका शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं है। बिल्कुल, ये कहानियों का, यादों का और जीती जागती संस्कृति का एक खजाना है। ये लिविंग कल्चरल हेरिटेज को महसूस करने का एक शानदार तरीका है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, इंटैक और एएसआई का रिश्ता। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग एएसआई को तो जानते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब वही संभालते हैं। तो फिर इंटैक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एएसआई का काम काफी नहीं है? देखिए, एएसआई हमारी मुख्य सरकारी एजेंसी है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देखभाल करती है। उनका बजट, उनके रिसोर्सेज, उनका फोकस इन्हीं बड़ी वर्ल्ड फेमस साइट्स पर होता है। और ये सही भी है। हाँ, ये सही भी है, क्योंकि ये हमारी पहचान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। लेकिन भारत में तो लाखों ऐतिहासिक स्थल हैं। हर गली, हर मोहल्ले में कोई न कोई कहानी है। हर जगह तो एएसआई नहीं पहुंच सकता। यहीं पर वो गैप आता है। एग्जैक्टली, यहीं पर इंटैक का रोल आता है। आपके शहर का कोई पुराना घंटा घर, कोई 200 साल पुरानी हवेली जिसका मालिक अब वहां नहीं रहता, या कोई छोटा सा मंदिर जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये वो अनाथ स्मारक है। हाँ, ये वो अनाथ स्मारक हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और यही वो स्मारक हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट न होने की वजह से सरकार का ध्यान नहीं जाता और धीरे धीरे या तो वो खुद ही गिर जाते हैं, या फिर कोई बिल्डर उन्हें तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देता है। कितनी ही ऐसी धरोहर रोज खत्म हो रही होगी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो वहां इंटैक स्थानीय अधिकारियों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करता है। वो एक तरह से उस गैप को भरते हैं। सो the big takeaway here is that a country's heritage isn't just its top 50 famous monuments. It's the thousands of orphan structures that truly define its cultural fabric. कमान का मॉडल है, और इनके काम को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। हाँ, कई देशों ने इनके साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जो इनके काम पर एक इंटरनेशनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल जैसा है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटैक यूके ट्रस्ट। ये 1987 में चार्ल्स वॉलिस फाउंडेशन से मिली एक वसीयत, एक बिक्वेस्ट से स्थापित हुआ था। चार्ल्स वॉलिस? हाँ, वो भारत में काम कर चुके एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और उन्होंने अपनी संपत्ति भारत और ब्रिटेन के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए दान कर दी थी। तो इंटैक यूके ट्रस्ट उसी पैसे को भारत में हेरिटेज कंजर्वेशन पर फोकस करने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारी धरोहर को बचाने के लिए दुनिया भर से मदद आ रही है, और इंटैक एक भरोसेमंद माध्यम है उस मदद को सही जगह पहुंचाने का। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत ही न्यूआंस्ड पॉइंट है। ये ट्रस्ट और इंटैक्ट जैसे संगठन सिर्फ पैसा नहीं देते, बल्कि एक बहुत जरूरी सवाल पर बहस करने में मदद करते हैं। हाँ, कि टूरिज्म और धरोहर संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ओह, हियर्स व्हेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा। हमें अपनी संस्कृति को दुनिया को दिखाना भी है, उसे टूरिस्ट के लिए खोलना भी है ताकि लोकल इकोनॉमी को फायदा हो, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। सही। ये तो ऐसा है जैसे आपके पास कोई बहुत पुरानी हाथ से लिखी हुई नाजुक सी किताब है। आप चाहते हैं कि सब उसे देखें और पढ़ें, लेकिन डर भी है कि ज्यादा छूने से उसके पन्ने फट ना जाएं। क्या बढ़िया एनालॉजी है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। जैसे किसी पुराने किले में एक दिन में कितने लोगों को जाने की इजाजत हो ताकि वो जगह खराब ना हो। हाँ, या किसी गुफा के अंदर की हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स को बचाने के लिए वहां किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। या किसी ऐतिहासिक शहर के बाजार को मॉडर्नाइज कैसे करें ताकि वहां की दुकानें भी चलें और उस जगह का पुराना कैरेक्टर भी बना रहे।
इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। इसमें आर्किटेक्ट, इतिहासकार, शहर के योजनाकार, स्थानीय दुकानदार, सरकार, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप दुकानदारों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आने दो, बिजनेस बढ़ेगा। और अगर आप कॉन्जर्वेशनिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ ताला लगा दो, किसी को अंदर मत आने दो। और आइनटेक इस बातचीत में एक मॉडरेटर, एक एक्सपर्ट की भूमिका निभाता है। वो अपनी एक्सपर्टीज से बताते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे किया जा सकता है। वो ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हम अपनी धरोहर को बेच न दें, बल्कि उसे जिम्मेदाराना तरीके से दुनिया के साथ साझा करें। एग्जैक्टली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये सिर्फ पत्थर और ईंट बचाने की बात नहीं है। ये हमारी पहचान को, हमारी कहानियों को और हमारी आर्थिक समृद्धि को एक साथ साधने की कोशिश है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर इंटैक एक ऐसी संस्था है जो सरकार और जनता के बीच, अतीत और भविष्य के बीच और भारत और दुनिया के बीच एक पुल का काम कर रही है। हाँ, ये उन गुमनाम नायकों की तरह है जो चुपचाप हमारे इतिहास के पन्नों को बिखरने से बचा रहे हैं, और उनका काम हमें याद दिलाता है कि विरासत कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये हमारे चारों तरफ है। चारों तरफ है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है, सिर्फ सरकार की नहीं। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम साहित्य अकेडमी पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, साहित्य अकेडमी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में अवार्ड्स आते हैं। हाँ, अवार्ड्स। एक लेखक को अवार्ड मिला, न्यूज में फोटो छपी और बस बात खत्म। लेकिन वो जो अवार्ड है ना, वो तो बस आइसबर्ग का टिप है। एग्जैक्टली। लेकिन ये संस्था सिर्फ एक अवार्ड देने वाली बॉडी से कहीं ज्यादा है। इसकी एक पूरी कहानी है, एक मकसद है। हमारे सोर्स के मुताबिक इसे 1954 में भारत सरकार ने बनाया था और इसका ऑफिशियल नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। और इसका काम बहुत बड़ा था। सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, बल्कि पूरे देश की भाषाओं में लिटरेचर को बढ़ावा देना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना और सबसे जरूरी, साहित्य के जरिए देश में नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना। ये नेशनल यूनिटी वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर साहित्य कैसे देश को जोड़ सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब कोई पंजाब में बैठा इंसान केरल के किसी लेखक की कहानी पढ़ता है जिसका अनुवाद हुआ हो, तो उसे वहाँ के जीवन, वहाँ की खुशियों और परेशानियों का एहसास होता है। वो किरदारों से जुड़ता है। ये जुड़ाव ही तो एकता की पहली सीढ़ी है। अच्छा। ये पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, ये एक इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन है। इट बिल्ड्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सही बात है। और सोर्स कहता है कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सरकार से पैसे तो मिलते हैं पर काम करने में आजाद है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही मतलब है, ताकि लिटरेचर से जुड़े फैसले, जैसे कि किसे अवार्ड देना है, कौन सी किताबें छापनी है, ये सब बिना किसी राजनीतिक दबाव से लिए जा सकें। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये ऑटोनॉमी बहुत जरूरी होती है। और इनका काम करने का दायरा तो बहुत ही बड़ा है। 24 भाषाएं। 24। भारत के संविधान में तो 22 भाषाएं हैं। ये 2 और कौन सी हैं? यही तो खास बात है। संविधान की 22 भाषाओं के अलावा अकेडमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी मान्यता दी है। अंग्रेजी का तो समझ आता है, भारत में साहित्य और पढ़ाई लिखाई की बड़ी भाषा है, लेकिन राजस्थानी क्यों? और ये दिखाता है कि अकेडमी सिर्फ एस्टैब्लिश्ड भाषाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। राजस्थानी का अपना एक बहुत समृद्ध और पुराना साहित्य है। भले ही उसे अभी संविधान में जगह न मिली हो, तो उसे मान्यता देकर अकेडमी एक तरह से उस भाषा के संरक्षण और विकास में मदद कर रही है। इट्स अ प्रोएक्टिव स्टेप। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए अकेडमी सबसे ज्यादा जानी जाती है, अवार्ड्स। अवार्ड्स। सोर्स में कुछ खास अवार्ड्स का जिक्र है, जैसे भाषा सम्मान। ये क्या है? भाषा सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। इसके 2 मकसद हैं। अच्छा। पहला, उन भाषाओं में काम करने वालों को सम्मान देना जिन्हें अकेडमी ने मान्यता नहीं दी है। सोचिए, कोई ऐसी बोली या भाषा जिस पर विलुप्त होने का खतरा है और कोई इंसान उसे बचाने के लिए सालों से काम कर रहा है। ये अवार्ड उसके उस काम को राष्ट्रीय पहचान देता है। अरे वाह। और दूसरा मकसद? दूसरा है प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य में, मतलब एंशिएंट एंड मिडीवल लिटरेचर में योगदान देने वालों को सम्मानित करना। ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत ज्यादा। आज के जमाने में कौन कालिदास या पुरानी पांडुलिपियों पर काम करना चाहता है? ये बहुत मुश्किल और ज्यादा ग्लैमरस काम नहीं है। सही बात है। तो ये अवार्ड ऐसे स्कॉलर्स को एनकरेज करता है जो हमारी साहित्यिक जड़ों को सहेज कर रख रहे हैं। फिर इसमें कुछ फेलोशिप का भी जिक्र है,
एक है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप। हाँ, ये कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। एक लिटरेचर की संस्था आर्ट को क्यों प्रमोट कर रही है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना। हाँ। क्योंकि प्राचीन भारत में साहित्य और कला एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अच्छा। अजंता एलोरा की मूर्तियां या पेंटिंग्स वो बिना उस समय के साहित्य को समझे अधूरी हैं, और उस समय के साहित्य को समझने के लिए कला को देखना जरूरी है। ये फेलोशिप इसी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को बढ़ावा देती है। कमाल है। और एक प्रेमचंद फेलोशिप भी है, ये तो नाम से ही जाहिर है हिंदी साहित्य के लिए होगा। हाँ, ये मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखक की विरासत को सम्मान देने और हिंदी में अच्छे काम को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि सभी 24 भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंदी के विशेष योगदान को भी अकेडमी मानती है। सोर्स में एक बहुत ही जरूरी बात लिखी है कि पिछले कुछ सालों में अकादमी का फोकस ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर पर बढ़ा है। और ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कैसे? हमारा बहुत सारा ज्ञान, कहानियां, लोकगीत कभी लिखे ही नहीं गए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनाकर आगे बढ़ाए गए। सही बात है। अब जैसे जैसे वो पुरानी पीढ़ी जा रही है, वो ज्ञान भी लुप्त हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझाएंगे? इमेजिन किसी आदिवासी समुदाय की पूरी पौराणिक कथा सिर्फ गांव के 2-3 बुजुर्गों को याद है। बस 2-3 लोगों को? हाँ, अगर उसे रिकॉर्ड या लिखा ना गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत डरावनी बात है। बिल्कुल, उस एक इंसान के जाने से पूरी की पूरी लाइब्रेरी जल के राख हो जाती है। तो अकेडमी ये सब करती कैसे है, लोगों तक कैसे पहुंचती है? यहाँ कुछ इवेंट्स के नाम दिए हैं, संवाद, मीट दी ऑथर, कथा संधि, मुलाकात, अस्मिता। ये नाम ही इनके काम को बताते हैं। मीट दी ऑथर में आप अपने पसंदीदा लेखक से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा अनुभव होता होगा। बहुत। सोचिए कितना अच्छा लगता है जब आप किसी लेखक से पूछ पाते हैं कि उन्होंने कहानी का अंत वैसा क्यों लिखा। सही बात है। संवाद का मतलब है चर्चा, कथा संधि शायद कहानी सुनाने का कार्यक्रम हो। मतलब लिटरेचर को सिर्फ किताबों के पन्नों से निकालकर लोगों के बीच एक लाइव एक्सपीरियंस बनाना। बिल्कुल, एक साहित्यिक माहौल बनाना जहां लोग मिलें, बात करें, बहस करें। यही तो किसी भी लिटरेरी कल्चर की जान होती है। तो कुल मिलाकर साहित्य अकादमी सिर्फ दिल्ली में बैठी एक अवार्ड देने वाली संस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरे भारत के साहित्यिक ताने बाने को सहेजने, बुनने और दुनिया को दिखाने वाली एक बहुत जरूरी गार्डियन है। और 24 भाषाओं में ये काम करना, प्राचीन साहित्य से लेकर आदिवासी लोक कथाओं तक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर आज के डिजिटल युग में जहां लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सही कहा। इस माहौल में साहित्य को प्रासंगिक बनाए रखना ही इनका सबसे बड़ा काम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम संगीत नाटक अकेडमी पे चर्चा करेंगे। जब हम कला और संस्कृति के लिए सरकारी संस्थानों की बात करते हैं तो संगीत नाटक अकेडमी का नाम सबसे पहले आता है। और आना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से 1952 में स्थापित कला के लिए पहली नेशनल एकेडमी थी। मतलब एक तरह से ये इन सब संस्थानों की ग्रैंड मदर है। बिल्कुल। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया था? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा। ये दिखाता है कि एक नए आजाद हुए देश के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना कितना जरूरी था। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट खोलने जैसा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। सही बात है। जैसे जब कोई अपने नए घर में जाता है तो सबसे पहले मंदिर या अपनी कोई पसंदीदा तस्वीर लगाता है। हाँ। ये वही बात थी, लेकिन नेशनल लेवल पर। और इनका फोकस एकदम साफ था, संगीत, नाटक और नृत्य। भारत की परफॉर्मिंग आर्ट्स की त्रिमूर्ति। हाँ। और देखिए, इनका काम सिर्फ बड़े बड़े शहरों में शो करवाना नहीं था। इनका जो मुख्य काम था वो था भारत की विशाल इनटैंजिबल हेरिटेज को बढ़ावा देना। यहाँ पे ये इनटैंजिबल हेरिटेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना? मतलब वो विरासत जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई लोकगीत या नृत्य की कोई मुद्रा या नाटक का कोई संवाद। बिल्कुल, जैसे आपकी दादी के हाथ के बने राजमा का स्वाद। हाँ, सही उदाहरण है। उसकी कोई लिखी हुई रेसिपी नहीं होती है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कला है। अकादमी का काम भारत की ऐसी हजारों कलाओं को बचाना और बढ़ावा देना है। ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं, ये एक तरह से हमारी कल्चरल हेरिटेज के गार्डियंस हैं। और सोर्स में ये भी बताया गया है कि ये प्रिजर्वेशन का काम अकेले नहीं करते, कर ही नहीं सकते। इन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करना होता है। और ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए, जो संस्था दिल्ली में बैठी है उसे कैसे पता चलेगा कि केरल के किसी छोटे से गांव में कौन सी लोक कला खत्म होने की कगार पर है? सही बात है।
इसीलिए ये कोलैबोरेशन मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। ये कल्चर के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर जैसा है। दिल्ली केंद्र है, लेकिन असली काम राज्यों के साथ मिलकर ही होता है। ये तो एक बड़े फैमिली फंक्शन जैसा हो गया। अच्छा एनालॉजी है। प्लानिंग घर का मुखिया करता है, लेकिन पकवान और रस्में तो अलग अलग जगहों से आए रिश्तेदार ही लेकर आते हैं। बिल्कुल। और ये कोलैबोरेशन सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, ये यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम करते हैं। ओह, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कुटियाट्टम नृत्य पर उनका 10 साल भर का प्रोजेक्ट। कुटियाट्टम, ये केरल का है ना? हाँ, संस्कृत थिएटर की एक बहुत पुरानी परंपरा। 10 साल का प्रोजेक्ट? 10 साल। ये तो दिखाता है कि ये लोग शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं। ये किसी एक आर्ट फॉर्म को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। बिल्कुल। इसके अलावा अकादमी कई दूसरे संस्थानों की देखरेख भी करती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD। अरे वाह, NSD, जिसे 1959 में स्थापित किया गया था। NSD तो मतलब भारत में एक्टिंग का IIT माना जाता है। इतने सारे दिग्गज कलाकार वहां से निकले हैं। जी। तो मतलब जब हम किसी NSD ग्रेजुएट की शानदार एक्टिंग देखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संगीत नाटक अकादमी का भी हाथ है, जिसने उस संस्थान की नींव रखी। हाँ, ये दिखाता है कि अकादमी सिर्फ पुरानी कलाओं को प्रिजर्व करने वाला म्यूजियम नहीं है, ये भविष्य के कलाकार भी तैयार कर रहा है। इट्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। चलिए अब इनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला पॉइंट है संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में रिसर्च और परफॉर्मेंसेस को बढ़ावा देना। यहाँ रिसर्च शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रदर्शन करते रहना काफी नहीं है। उस कला के इतिहास, उसकी बारीकियों, उसके सामाजिक प्रभाव पर शोध करना भी उतना ही जरूरी है। तभी वो कला जिंदा रहती है, इवॉल्व होती है। ठीक है। अगला उद्देश्य है थिएटर सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, खासकर रीजनल थिएटर्स के लिए। और साथ ही एक्टिंग, स्टेज क्राफ्ट और डायरेक्शन की पढ़ाई को बढ़ावा देना। ये रीजनल थिएटर वाली बात बहुत अहम है। मुझे भी यही लगता है। भारत की असली कहानियां अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में कही जाती हैं, बड़े शहरों के बड़े ऑडिटोरियम से दूर, छोटे कस्बों के मंच पर। हाँ। अकादमी का उद्देश्य है कि उन आवाजों को एक प्लेटफॉर्म मिले। सोर्स में एक और बड़ी मजेदार बात लिखी है, भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक पर साहित्य को बढ़ावा देना। हाँ। और इसमें खास जोर हैंडबुक्स और इलस्ट्रेटेड डिक्शनरीज पर है, जो टेक्निकल टर्म्स को समझाएं। ये तो कला के छात्रों और रिसर्चर्स के लिए सोले की खान है। सोचिए, भरतनाट्यम की किसी मुद्रा या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी तान का सटीक मतलब क्या है। जब तक इसे सही से डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा, ये ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो सकता है या गलत तरीके से आगे बढ़ सकता है। मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत ज्यादा। ये कलाओं के लिए एक तरह से ग्रामर की किताब लिखने जैसा है। बिल्कुल। फिर आता है लोक नृत्य, संगीत और नाटक को पुनर्जीवित करना, बढ़ावा देना और संरक्षित करना। जी हाँ। इसमें कम्युनिटी आर्ट और मार्शल म्यूजिक का भी जिक्र है। ये वो कला है जो लोगों के जीवन का हिस्सा है। शादी ब्याह में होने वाला नाच गाना, फसल कटने पर होने वाले उत्सव। अच्छा। या फिर केरल का कलरीपट्टू जैसा मार्शल आर्ट, जिसके साथ अपना एक संगीत जुड़ा होता है। हाँ, मैंने देखा है। अकादमी का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये सब सिर्फ YouTube वीडियोस में सिमट कर ना रह जाएं, बल्कि जीवित रहें। सही बात है। और आखिरी उद्देश्य है नृत्य, संगीत और नाटक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना। कल्चरल डिप्लोमेसी। हाँ। हम अपनी कला दुनिया को दिखाते हैं और दुनिया की कला से सीखते हैं। इससे एक एक्सचेंज होता है। हाँ, इससे हमारी संस्कृति स्टैटिक नहीं होती, उसमें नए विचार आते रहते हैं और वो विकसित होती है, इवॉल्व होती है। तो कुल मिला के संगीत नाटक अकादमी सिर्फ एक और सरकारी दफ्तर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक संरक्षक है, एक शिक्षक है, एक शोधकर्ता है और भारतीय प्रदर्शन कलाओं के लिए दुनिया के लिए खिड़की है। और एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सोर्स हमें अकादमी के आदर्श लक्ष्यों के बारे में बताता है। लेकिन असली चुनौती हमेशा जमीन पर इन लक्ष्यों को उतारने में होती है। वो तो है। देश के किसी कोने में एक छोटी सी कठपुतली कला को बचाने के लिए ये बड़े बड़े उद्देश्य असल में कैसे काम आते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ललित कला अकादमी पर चर्चा करेंगे। जी। आजादी के बाद जब भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा था, तो सवाल सिर्फ ये नहीं थे कि भाई हमारी संसद कैसी होगी या हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। एक बहुत बड़ा और शायद उतना ही जरूरी सवाल ये भी था कि हमारी कला का क्या होगा। सही बात है। हजारों साल पुरानी इस विरासत को हम भविष्य के लिए कैसे सहेजेंगे, और आज के जो कलाकार हैं उन्हें हम कैसे एक आवाज देंगे। मुझे लगता है इन्हीं सब सवालों का एक जवाब है ललित कला अकादमी। आपने बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट सेट किया है। ये सिर्फ एक और सरकारी संस्था नहीं है,
ये एक विचार का, आप कह सकती हैं, भौतिक रूप है। 1954 में जब इसे नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट के रूप में स्थापित किया गया, तो इसके पीछे यही सोच थी। फाइन आर्ट्स मतलब पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, वो सभी कलाएं जो हमारी विजुअल सेंसिबिलिटी को छूती हैं, उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना, एक तरह से भारत की कला का ऑफिशियल गार्डियन बनाना। तब जो इसके बारे में हमेशा सुनने को मिलता है वो है ऑटोनोमस बॉडी, जैसे संस्कृति मंत्रालय से फंडिंग मिलती है। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? ऑटोनोमस मतलब इन्हें पूरी आज़ादी है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ऑटोनोमस का मतलब है स्वशासनन, यानी अकादमी अपने रोजमर्रा के फैसले खुद लेती है। अच्छा। कौन से कलाकारों को प्रमोट करना है, कौन सी प्रदर्शनी लगानी है, किसे स्कॉलरशिप देनी है, इन सब मामलों में उनका अपना कंट्रोल होता है। सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उन्हें एक बजट देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि उस बजट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं, ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में पेरेंट्स बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। पैसे तो पेरेंट्स ने दिए, लेकिन उससे किताब खरीदनी है या दोस्तों के साथ मूवी देखनी है, ये फैसला बच्चे का होता है। क्या ये तुलना सही बैठेगी? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, पर मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। कॉलेज की स्टूडेंट कमेटी का उदाहरण यहाँ शायद ज्यादा फिट बैठता है। अच्छा, कैसे? देखिए, कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी को एक सालाना बजट देता है, मान लीजिए कल्चरल फेस्ट के लिए। अच्छा। अब उस फेस्ट में अरिजीत सिंह को बुलाना है या किसी लोकल बैंड को, टिकट का दाम क्या रखना है, ये सारे फैसले स्टूडेंट्स खुद लेते हैं, मैनेजमेंट दखल नहीं देता। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ एक महीन सी रेखा है। अगर कमेटी कुछ ऐसा कर दे जो कॉलेज की पॉलिसी के एकदम खिलाफ हो, तो मैनेजमेंट सवाल कर सकता है। इसी तरह अकेडमी क्रिएटिव रूप से आज़ाद है, लेकिन वो देश के संविधान और ब्रॉड कल्चरल पॉलिसी के दायरे में काम करती है। समझ गया। तो ये एक तरह का बैलेंस्ड रिश्ता है, क्रिएटिव फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है, मतलब एक तरह का चेक एंड बैलेंस भी है। अच्छा, तो इस क्रिएटिव फ्रीडम के साथ इनका मुख्य मिशन क्या है? सोर्स कहता है कि इनका ध्यान फाइन आर्ट्स की समझ और प्रोत्साहन पर है, और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल है, पर जोर भारतीय कला पर है। ये थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल। आप इसे आर्ट के लिए वोकल फॉर लोकल विथ अ ग्लोबल विंडो कह सकते हैं। उनका पहला कर्तव्य भारतीय कला और कलाकारों के प्रति है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि कला किसी बंद कमरे में नहीं पनप सकती। अगर हमारे कलाकार ये नहीं जानेंगे कि न्यूयॉर्क, टोक्यो या पेरिस में क्या हो रहा है, तो उनकी अपनी कला भी स्टैग्नेंट हो सकती है। सही बात है। इसलिए वो एक डायलॉग बनाए रखना चाहते हैं। और ये डायलॉग सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है ना। सोर्स बताता है कि इसका मुख्यालय तो दिल्ली में है, पर इसके रीजनल सेंटर्स भी हैं, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, शिलोंग और भुवनेश्वर में भी। ये तो बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। ये सिर्फ सोचा समझा नहीं, बल्कि बहुत जरूरी कदम है। इसे आप आर्ट का डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ। भारत एक बहुत बड़ा और विविध देश है। जो कला शिलोंग के पहाड़ों में जन्म लेती है, उसका कैरेक्टर चेन्नई के समुद्री तट पर बनने वाली कला से बिल्कुल अलग होगा। अगर सब कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल होता, तो बहुत सी क्षेत्रीय कलाएं शायद कभी नेशनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये तो वैसा ही है जैसे अगर सारे IITs और एम्स सिर्फ दिल्ली मुंबई में होते, तो छोटे शहरों के टैलेंट का क्या होता। एक कलाकार जो भुवनेश्वर में बैठा है, उसके लिए अपना काम लेकर बार बार दिल्ली आना कितना मुश्किल और महंगा हो सकता है। सही बात है। ये रीजनल सेंटर्स उस दूरी को कम करते हैं और उस कलाकार को एक लोकल सपोर्ट सिस्टम देते हैं। ये एक तरह से अवसरों का लोकतंत्रीकरण है। अवसरों का लोकतंत्रीकरण, आपने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है। और इन्हीं अवसरों को पैदा करने के लिए ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स, जी। यहाँ उन कलाकारों को दिखाया जाता है जिन्हें अकेडमी ने चुना है, जिन्हें वो संरक्षण देती है। और सोर्स में 2 बड़ी प्रदर्शनियों का जिक्र है, नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट और इंटरनेशनल ट्रायनल इंडिया। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं, तो क्या हम नेशनल एग्जीबिशन को एक तरह से क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी मान सकते हैं, जहां देश के हर राज्य से बेस्ट टैलेंट आता है? हाँ। और इंटरनेशनल ट्रायनल को वर्ल्ड कप, जहां दुनिया भर के बेस्ट खिलाड़ी आते हैं। ये एक बहुत अच्छी एनोलॉजी है, और ये इन प्लेटफॉर्म्स के कम्पेटिटिव और प्रेस्टीज वाले एस्पेक्ट को अच्छे से पकड़ती है। लेकिन मैं इसमें एक और डायमेंशन जोड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है,
ये एक संगम भी है। अच्छा, संगम। हाँ, जब नेशनल एग्जीबिशन में भोपाल का कोई कलाकार चेन्नई के कलाकार से मिलता है या कोई मणिपुरी पेंटर किसी राजस्थानी मूर्तिकार से बात करता है, तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसी भी अवार्ड से ज्यादा कीमती है। वो एक दूसरे की तकनीक सीखते हैं, एक दूसरे की कहानियों से प्रेरित होते हैं। और इंटरनेशनल ट्रायनल में तो ये संगम और भी बड़ा हो जाता होगा। बहुत बड़ा। सोचिए, एक भारतीय कलाकार जिसका काम भारतीय पौराणिक कथाओं पे आधारित है, वो एक जापानी आर्टिस्ट से मिलता है जिसका काम ज़ेन फिलॉसफी पर है, या एक ब्राजीलियन आर्टिस्ट से मिलता है जो अमेजिंग के जंगलों की राजनीति पर काम कर रहा है। अरे वाह! अचानक से आपके सोचने का कैनवस कितना बड़ा हो जाता है। ये हमारे कलाकारों को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है। जैसे मुझे याद है, कुछ साल पहले इंटरनेशनल ट्रायनेल में एक कोरियन आर्टिस्ट का इंस्टॉलेशन था जिसमें हजारों शीशे के टुकड़ों से एक भूल भुलैया बनाई गई थी। उसे देखकर आपको एहसास होता है कि कला की कोई एक भाषा नहीं होती। ये अनुभव हमारे भारतीय कलाकारों के लिए भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाने जैसा होता है। वाह! ये तो सिर्फ कला दिखाने की जगह नहीं बल्कि कला सिखाने और बनाने की भी जगह बन जाती है। लेकिन ये सब तो नई कला को बढ़ावा देने की बात हुई। हमारी जो पुरानी विरासत है उसका क्या? बहुत जरूरी सवाल। और यहीं अकादमी का दूसरा बड़ा काम सामने आता है, भारत की विजुअल आर्ट्स की लंबी परंपरा को संरक्षित करना। इसके लिए उन्होंने एक परमानेंट कलेक्शन बनाया है और उसे डॉक्यूमेंट करने के लिए केंद्र स्थापित किए हैं। और इस कलेक्शन का फोकस, जैसा सोर्स में लिखा है, भारत की आधुनिक और समकालीन कला पर है। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। मतलब ये हजारों साल पुरानी गुफाओं की पेंटिंग्स या मुगल मिनिएचर पर फोकस नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि एमएफ हुसैन, अमृता शेरगिल से लेकर आज के दौर के कलाकारों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी कला को संरक्षित करने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI और दूसरे म्यूजियम है। अकेडमी ने एक बहुत होशियारी का फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम आज के इतिहास को कल के लिए सहेजेंगे। आज के इतिहास को कल के लिए? जी, सोचिए, आज से 200 साल बाद जब 2020 के दशक का भारत कैसा था ये जानने की कोशिश की जाएगी, तो उस वक्त के इतिहासकारों के लिए ये कलेक्शन एक खजाना होगा। वो देखेंगे कि उस दौर के कलाकारों ने नोटबंदी पर या किसान आंदोलन पर या डिजिटल क्रांति पर कैसी कला बनाई थी। ये एक तरह से लिविंग हिस्ट्री बना रहे हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब ये सिर्फ आर्ट को जमा नहीं कर रहे, ये हमारे समय की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जमा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसे डॉक्यूमेंट करने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक लिस्ट बनाना कि हमारे पास ये पेंटिंग्स हैं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। डॉक्यूमेंट करने का मतलब है हर आर्ट पीस की पूरी कुंडली तैयार करना। कुंडली? हाँ, इसे किसने बनाया, कब बनाया, किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, क्या उस समय देश में कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक बदलाव हो रहा था, इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कलाकार खुद अपने काम के बारे में क्या कहता है। ये सारी जानकारी भविष्य के रिसर्चर्स के लिए सोने की खान है। सही बात है। ये किसी भी रिसर्चर, स्टूडेंट या कला प्रेमी के लिए एक खजाना है। और इस खजाने को बचाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। पेंटिंग्स तो समय के साथ खराब भी होती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अब उनके पास एक कंजर्वेशन लेबोरेटरी भी है। कंजर्वेशन लैब? हाँ, ये कला के लिए एक ICU जैसा है। ICU मतलब? मान लीजिए कोई 100 साल पुरानी पेंटिंग है जिसका कैनवस नमी की वजह से गल रहा है या दिल्ली के प्रदूषण की वजह से रंग फीके पड़ गए हैं, तो इस लैब के एक्सपर्ट्स, जो आर्ट के डॉक्टर की तरह होते हैं, उसे साइंटिफिक तरीकों से ठीक करते हैं। अरे वाह! वो कलाकृतियों की उम्र बढ़ाते हैं। ये हमारी विरासत को बचाने का काम है। तो अकादमी अतीत को बचाने का काम भी कर रही है और वर्तमान को मंच भी दे रही है। ये एक बहुत बड़ा संतुलन है। एग्जैक्टली। और ये संतुलन एक और बहुत महत्वपूर्ण काम से पूरा होता है। अकादमी सिर्फ अतीत को बचाने और वर्तमान को दिखाने का काम नहीं करती, वो भविष्य का निर्माण भी करती है। भविष्य का निर्माण? हाँ, और भविष्य का निर्माण होता है आज के उभरते हुए कलाकारों को सपोर्ट करके। यहीं पर इनकी स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स का रोल आता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्विंग आर्टिस्ट वाला जो क्लीशे है जो हम फिल्मों में देखते हैं कि एक आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड है पर उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसे तोड़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए मदद तो लगती ही है। और ये सिर्फ आर्थिक मदद के बारे में नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। एक देश के तौर पर ये हमारा ये कहना है कि कला सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक जरूरी काम है, और जो इसे करते हैं उन्हें सम्मान और सपोर्ट मिलना चाहिए। ये ग्रांट्स एक कलाकार को सिर्फ पैसा नहीं देती, ये उन्हें हिम्मत देती हैं
कि वो अपनी नौकरी छोड़कर या बाकी चिंताओं को छोड़कर अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर सकें। ये उन्हें एक फाइनेंशियल कुशन देता है। और इसका असर कितना गहरा होता होगा। सोचिए कोई युवा मूर्तिकार है जिसके पास अच्छे औजार खरीदने या एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर लेने के पैसे नहीं हैं, उसे एक ग्रांट मिलती है। ये उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इंडिविजुअल कलाकारों तक सीमित नहीं है, ये छोटे छोटे कला संगठनों को भी मदद करते हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा। सोचिए जब किसी छोटे शहर के आर्ट ग्रुप को ग्रांट मिलती है तो वो सिर्फ कुछ बच्चों को पेंटिंग नहीं सिखाते, वो उस पूरे इलाके में एक क्रिएटिव माहौल बनाते हैं। हो सकता है उन्हीं बच्चों में से कोई कल का बड़ा आर्टिस्ट बने। ये एक बीज बुने जैसा है जिसका फल सालों बाद मिलता है। मतलब ये आर्ट के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, बनाने वाले से लेकर उसे दिखाने वाले और उसे बचाने वाले तक। एग्जैक्टली। और अंत में सोर्स में एक और बात कही गई है कि ये ऐसे फंक्शंस आयोजित करते हैं जो भारत की विविध विजुअल कल्चर्स को एक साथ लाते हैं। जब आप विविध विजुअल कल्चर्स कहती हैं तो ये सुनने में बहुत व्यापक लगता है। क्या हम यहाँ सिर्फ बिहार की मधुबनी या महाराष्ट्र की वर्ली जैसी लोक कला की बात कर रहे हैं, या इसमें आज के दौर का डिजिटल आर्ट या स्ट्रीट आर्ट जैसा कुछ भी शामिल हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब है दोनों। इसका मकसद ही यही है कि इन दीवारों को तोड़ा जाए। एक तरफ बिहार की मधुबनी पेंटिंग है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है, दूसरी तरफ ओडिशा की पटचित्र कला है, और फिर दक्षिण भारत के मंदिरों की भव्य मूर्ति कला भी है। अकेडमी का काम इन सबको एक मंच पर लाना है, लेकिन साथ ही वो समकालीन कला को भी नजरअंदाज नहीं करते। अगर कोई युवा कलाकार डिजिटल मीडियम में कुछ नया कर रहा है तो उसके लिए भी जगह है। अच्छा। मकसद ये है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक मनोरम दृश्य, एक पैनोरामिक व्यू मिल सके। तो संक्षेप में ये एकेडमी सिर्फ कलाकारों को मंच नहीं देती, बल्कि भारत के अलग अलग कोनों की कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक जगह लाकर एक कल्चरल हॉटस्पॉट बनाती है, ताकि हम जो शायद दिल्ली या मुंबई में रहते हैं ये देख और समझ सकें कि छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी गांव में या केरल के एक तटीय शहर में किस तरह की कला जिंदा है। ये हमें अपनी ही संस्कृति की विशालता और गहराई से रूबरू कराता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समराइज किया है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि भारतीय कला की आत्मा को पोषित करने और उसे दुनिया के सामने पेश करने का एक मिशन है। ये इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास है कि भारत की कलात्मक आवाज न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाए, समझी जाए और सराही जाए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको नितिन सिंघानिया के इंडियन आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर 22 कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।